नमस्कार दोस्तों। आज हम मानव भूगोल की विचारधाराओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें संभववादी विचारधारा का अभी हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मानव भूगोल में तीन विचारधाराएं चलती हैं। तीन प्रकार के विचारक हुए हैं। मानव भूगोल को तीन भागों में बांट कर देखते हैं। पहला जैसे निश्चयवाद है, निश्चयवाद है, दूसरा संभववाद, तीसरा नवनिश्चयवाद। ठीक है, जिनमें से हमने निश्चयवाद को देख लिया है। निश्चयवाद के समर्थक, निश्चयवाद विचारधारा है क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम संभववाद के बारे में देखेंगे। संभववादी विचारधारा का जन्म जो है 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, और पूर्वार्ध में हुआ था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। और जो संभववादी विचारधारा है उस पर फ्रांसीसी विचारकों ने जोर दिया है। फ्रांसीसी विचारक ये कहें आप, जर्मनी में तो निश्चयवादी विचारधारा का जन्म हुआ, वहीं पर पली बढ़ी, और संभववादी विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ। यहीं के जो भूगोलवेत्ता थे, विचारक थे, उन्होंने इसको संभववादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। संभववादी विचारक सबसे पहले विडाल डी लाप्लास का नाम आता है, जो इस विचारधारा के प्रेरणा स्रोत हैं, या फिर इन्होंने इस संभववादी विचारधारा को जन्म दिया है। विडाल डी लाप्लास के अलावा लुसियन फेब्रे और विडाल डी लाप्लास के दो शिष्य हुए थे, डेमोजिया और जीन्स ब्रोंज का भी काफ़ी योगदान रहा था इस विचारधारा के विकास में। जीन्स ब्रोंज और डेमोजिया जो है ये विडाल डी लाप्लास के शिष्य हुए थे, और लुसियन फेब्रे का महत्वपूर्ण योगदान है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमें जानना है कि संभववादी विचारधारा आखिरकार है क्या है। जैसा कि निश्चयवादी विचारधारा तो ये कहती है कि प्रकृति ने मनुष्य को ढाल रखा है, मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ढलना पड़ा है। जैसी प्रकृति परिस्थितियाँ पैदा करती है, वैसे ही मनुष्य को ढलना पड़ता है। वैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, वैसे ही घर बनाने पड़ेंगे, वैसे ही खाना खाना पड़ेगा, वैसे ही हेल्थ रहेगी उनकी। तो प्रकृति पर डिपेंड रहना पड़ेगा मनुष्य को, जो कि ये विचारधारा उस निश्चयवादी विचारधारा को बिल्कुल विपरीत जाती है। और बताते हैं इसमें कि प्रकृति के अनुसार नहीं ढल सकता आदमी, प्रकृति के अनुसार पूरी तरह नहीं ढलता। उसको कुछ संभावनाएं दी हैं प्रकृति ने कि भाई आप ये कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कुछ चेंजेस कर सकते हो प्रकृति में भी। जैसे कि हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अमेरिका जो है, हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका की जो जलवायु है, जो मिट्टियाँ हैं या भौगोलिक दशाएं कह सकते हैं, वो इस तरह की हैं कि वहाँ पर गेहूँ, कपास और चुकंदर की खेती आराम से हो सकती है। लेकिन यहाँ 17वीं शताब्दी से पहले ये खेती नहीं होती थी। इसका कारण ये रहा था, यहाँ पर रेड इंडियंस लोग, जो मूल निवासी अमेरिका को निवास करते थे, वो इस तरह की खेती नहीं करते थे। वो सामान्य जंगलों से या फिर इकट्ठा कर लिया कोई चीज़ें जो तैयार हुई थी, वो इकट्ठे करने के बाद सीधा उपयोग में लेते थे या दूसरी खेती करते थे। लेकिन जैसे ही कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उसके बाद यहाँ यूरोपीय लोगों का प्रवास हुआ, यूरोपीय लोग गए वहाँ पर, तो उन्होंने इस तरह की खेतियाँ करना शुरू की, गेहूँ, कपास, चुकंदर ये खेती शुरू की। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है पहले से जो प्रकृति में होता आया है या उसके हिसाब से ही चले अपन, उसमें कुछ नए चेंजेस कर सकते हैं प्रकृति में, जैसा इन लोगों ने किया है। यूरोपीय लोगों ने अमेरिका में जाकर के नई कृषि उत्पादक फसलें बोई और उनसे उत्पादन भी लिया काफ़ी, तो वहाँ पे सक्सेस भी है वो फसलें। इससे समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को संभावनाएं दी हैं, आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने जैसा कर दिया है वैसे आप करोगे, ये नहीं है। ये एग्जाम्पल है। इसके बाद हम थोड़ा सा इनके विचारकों के बारे में जान लेते हैं। विडाल डी लाप्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ज़्यादातर इसके विचारक हैं। कुछ भूगोलवेत्ताओं को छोड़ करके कुछ भूगोलवेत्ता अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, जैसे कि ईसा बोमेन नाम के भूगोलवेत्ता हैं। उनको छोड़ करके लगभग सारे के सारे जो हैं अमेरिकन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ही इस संभववाद के प्रतिपादक हैं, संभववादी विचारधारा रखते हैं। विडाल डी लाप्लास, जिन्होंने ज्योग्राफी यूनिवर्सल नाम की पुस्तक लिखी, इसमें विश्व का प्रादेशिक भूगोल था एक्चुअल में। एक इन्होंने कहा भाई मानव भूगोल के साथ साथ विश्व के प्रादेशिक भूगोल का भी अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जा सकता है। जीन्स ब्रोंज जो एक भूगोलवेत्ता थे, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे जीन्स ब्रोंज, और विडाल डी लाप्लास के शिष्य थे। इन्होंने ज्योग्राफिया ह्यूमन नाम की पुस्तक लिखी थी सन 1910 में। ज्योग्राफिया ह्यूमन नाम की पुस्तक लिखी, जिसे
जिसमें इन्होंने संभववादी विचार रखे थे जीन्स ब्रुंज ने। जीन्स ब्रुंज ने संभववाद को काफ़ी डिटेल में समझाया। उन्होंने बताया कि संभववाद क्या है। संभववाद आजकल जीन्स ब्रुंज के जो विचार थे ये थे कि भाई आज मनुष्य बांध बना रहा है, नए नए बांधों का निर्माण कर रहा है, परिवहन के साधन विकसित कर लिए हैं मनुष्य ने, पशुओं की उन्नत किस्में, उन्नत नई नई नस्लें तैयार कर ली हैं, अधिक दूध देने वाली नस्लें तैयार कर ली हैं। और पहले एक ही फसल होती थी एक साल में, अब बहुत सारी फसलों का उत्पादन एक साल में पृथ्वी के एक टुकड़े पर किया जा सकता है, एक भाग पर किया जा सकता है भूमि के पर। और कृषितन जो सब्जियां थी उनको कृषितन की व्यवस्था कर ली है, शीत भागों में रखा जा सकता है, रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर हॉल में रखा जाता है। अर्थात तकनीकी जो विकास कर लिया, मंगलयान पर चला गया है, मंगल ग्रह पर कई यान भेजे जा चुके हैं, चांद पर मनुष्य जा चुका है। तो ये बातें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जीन्स ब्रुंज के माध्यम से कि हमने तकनीक विकसित कर ली है, हमने जो प्रकृति है उस पर विजय प्राप्त कर ली है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जीन्स ब्रुंज ने ये सभी बातें अपने ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन नाम की बुक लिखी थी 1910 में, उसमें बताई है। डिमोजिया जो डार्विन लवलास के शिष्य थे, डिमोजिया और लूसिया फेब्रे ब्रुंज, दोनों भूगोल की विचारधारा जो संभववादी विचारधारा उसके समर्थक हैं। जीन्स ब्रुंज के विचार मैंने अभी आपको बताए। इसके बाद में डिमोजिया के विचार जो इनकी पुस्तक है प्रॉब्लम्स डी जोग्राफिया ह्यूमन नाम बुक लिखी है, इसमें संभववादी विचार रखते हैं। इसके बाद फ्रांसीसी विचारक लूसिया फेब्रे का भी संभववादी विचारधारा के में महत्वपूर्ण योगदान है। और ईसा बोवेन जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, फ्रांसीसी विचार रखती थी, अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे ईसा बोवेन येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ये भी संभववादी विचारधारा के समर्थक थे। ब्लैंचार्ट ने भी कहीं न कहीं संभववादी विचार रखे हैं। ये नगरीय भूगोल में लिखते रहते थे, नगरीय भूगोल में इनकी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ये संभववादी विचारक थे। कार्ल सावर जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे वो भी संभववादी थे। तो ये सभी बातें मैंने आपको बताई। अब मैंने ये समझाया आपको कि मनुष्य ने तकनीकी युग में विकास कर लिया है, मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है, कई चीज़ें नई बना ली हैं, वाहन बना लिए, जल विद्युत बना ली, परिवहन के साधन विकसित कर लिए, उन्नत किस्में तैयार कर ली, उन्नत नस्लें तैयार कर ली, और वायुयान बना लिए, या फिर कहीं पर रॉकेट तैयार कर लिए हैं। लेकिन इसके बाद भी मनुष्य कहीं ना कहीं, इसके निष्कर्ष में अगर हम जाए तो इसकी आलोचना ये होती है संभववाद की कि मनुष्य कहीं ना कहीं बौना जरूर है, आज भी प्रकृति के सामने बौना है। जैसे कि हम देखें कि जो बाढ़ आती है, भूकंप आती है, उसमें मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। दूसरा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो मरुस्थल हैं, जैसे कि सहारा मरुस्थल है, उसकी जलवायु को आप नहीं बदल सकते। या फिर आप जैसे जो वर्षा है मानसूनी प्रकार की, कहीं पर वर्षा होनी है तो वो होनी है मानसूनी प्रकार से ही होगी, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ उदाहरण हैं जिससे आप समझा सकते हैं कि प्रकृति को मनुष्य ने अभी विजय प्राप्त नहीं किया, उसके साथ साथ ही चलना पड़ेगा।